जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज इसी क्रम को अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी 2025 की रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2। दोस्तों, इससे पहले हमारे प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट हो चुका है जिसमें हम आपको 20 क्वेश्चंस लेकर आए थे। ठीक उसी प्रकार से आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट नंबर आज दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। और ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों जो होगा ये आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन पर आधारित होगा। क्योंकि दोस्तों आपको जानते हैं कि हमारे एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में दोस्तों अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ामों से किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस किस टाइप से आपसे पूछे जाते हैं, वो सारे दोस्तों आपको इस प्रैक्टिस सेट में आज देखने को मिलेंगे। और इससे पहले जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1 हुआ था, यदि आप लोगों ने उस प्रैक्टिस सेट 1 की क्लास को नहीं देखा है तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर और प्रैक्टिस सेट 1 वाली क्लास को आप लोग देख सकते हो। तो चलिएगा भाई, सभी लोग क्लास में आ जाएंगे। एक बार क्लास आज बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहने वाली है, तो सभी लोग एक बार क्लास को ज़रूर शेयर करके आएंगे। कम से कम एक लोगों के साथ में, अपने हर एक फ्रेंड के साथ में आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है भाई, आज मैं टोटल 20 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और ये 20 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिएगा, और हाँ, आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि जो साथी भाई जिन्होंने, आप सभी को जानते हैं कि मैं आपको रीजनिंग के सभी चैप्टर्स की क्लासेस करवा चुका हूँ एसएससी जीडी अंकित भाटी की बुक का सॉल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं वो क्लासें आप लोगों ने नहीं देख ली होंगी, और नहीं देखी हैं तो भाई प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हो। सारी क्लासें आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगी। तो चलिएगा दोस्तों, हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलिएगा आपके स्क्रीन पर आता हुआ आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके कोडिंग डिकोडिंग का है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में टीडीजी को 1680 लिखा जाता है, बीएचआई को 432 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में केसीई को कैसे लिखा जाएगा। तो भाई बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का देखो लॉजिक क्या है। देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखो सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको इन सभी अल्फ़ाबेटिकल वर्ड की दोस्तों आपको रैंक पता होनी चाहिए। जैसे कि इसमें दिया गया कि टीडीजी को 1680 लिखा जाता है, टीडीजी को क्या लिखा जाता है भाई, 1680 लिखा जाता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि टीडीजी को 16 से 80 कैसे लिखा गया होगा। भाई देखो, टी की रैंक कितनी होती है, तो आपको सर टी की रैंक होती है 20, डी की रैंक होती है 4, जी की रैंक कितनी होती है 7 होती है। जी की रैंक कितनी होती है मेरे दोस्त, 7 होती है। भाई देखो 20 है, ये 20 का माइनस कर देंगे 4, 16 हो गया, 4 में से 4 कर देंगे तो भाई 8 आएगा। 4 में से 4 कर देंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ रहा। ऐसा भी कोई लॉजिक नहीं है। दूसरा देखो लॉजिक क्या हो सकता है, तो भाई देखो टी डी जी 20 4 7, भाई इनको जोड़ने पर भी 1680 तो बनेगा नहीं। तो भाई दूसरा लॉजिक हो सकता है, भाई जब संख्या बड़ी हो, आप सभी जानते हो जो संख्याएं बड़ी मिलती हैं वो हमें कब मिलती हैं, जब हम उसका गुणा करते हैं। गुणा यानी कि गुणा। तो भाई इनका गुणा करके देखते हैं। तो इनका गुणा करेंगे भाई कैसे कि टी की रैंक कितनी है 20 है, 20 है गुणे, डी की रैंक कितनी है 4 है गुणे, और जी की रैंक कितनी है 7 है। भाई इनका गुणा कर दो, इनका गुणा कर दो, कितना आ रहा है, तो आपको सर 20 चौको 80 और 80 सत्ते होता है आपका 560। भाई यहाँ पर तो 1680 लिखा, आप कह रहे हो सर 560 कैसे हुआ। तो भाई 560 आ रहा है, लेकिन हमें लाना कितना है 1680। अब करना क्या है भाई, अब देखो इसमें कितने की गुणा कर दें जिससे दोस्तों हमारा 1680 बन जाए। तो भाई देखो टीडीजी में कितने लेटर हैं, तो आप कहोगे सर टीडीजी में 3 लेटर है, टी डी और जी। जब इसमें 3 लेटर जो है तो इनकी 3 की गुणा इसी में और कर दो, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 300, तिछंग 18 की 8, 3 5 15 1 16। तो कितना आ गया मेरे भाई 1680। यानी इस क्वेश्चन का दोस्तों जो लॉजिक है वो क्या है कि अंकों की रैंकों को आपस में गुणा करके उनके योग में 3 का गुणा कर देना। यानी कि आपको इनको सबसे पहले अंकों को गुणा करना है, गुणा करने के बाद आपको इसमें 3 की भी गुणा करनी है। तो सबसे पहले करना आपका लॉजिक यही है कि इनकी रैंकों को लिख लो और इनके रैंकों को आपस में गुणा करके 3 से गुणा कर दो। बस जैसे आपका यहाँ पर बी एच आई लिखा है तो बी एच आई को यहाँ पर कैसे लिखा गया होगा, बी एच आई को क्या लिखा जाता है 432 लिखा जाता है। तो बी की रैंक हो गई 2, एच की रैंक हो गई 8, आई की रैंक हो गई 9। कितना हो जाएगा, 8 निम 72 और 72 दूनी कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 144 हो जाएगा।
144 हो जाएगा। अब इसमें गुणा 3 की, तो आपको भी इसमें गुणा 3 कर देना है। तो कितना आएगा, 3 चौके 12 की 2, 3 चौके 12 13 और 3 एकम 3 और 1 4। कितना आ गया भाई, 432 आ गया। बस यही लॉजिक आपको KCE वाले मेथड में लगा देना है। तो ये कितना हो जाएगा, KCE। तो भाई के की रैंक कितनी होती है, आप कहोगे सर 11, सी की रैंक 3, ई की रैंक कितनी होती है 5। भाई मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 एकम 15 की 5, कैरी करेगा एक 15 एकम 15 और एक 16, 165। हमें इसमें भी 3 की गुणा कर देनी है। आंसर आ जाएगा 3 पचे 15 की 5, तिचंग 18 और एक 19 की 9, 3 एकम 3 एक 4। तो कितना आ गया मेरे भाई, तो आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, 495। बोलो बात समझ में आई या नहीं। बहुत ही अच्छा लॉजिक था और एकदम शानदार लॉजिक था भाई, क्योंकि इसमें भी देखो 3 लेटर है तो 3 से इसमें भी हमें गुणा कर देनी है। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त इस पहले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है कि दिए गए पासे को, भाई देखो डाइस चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि इनको मोड़ने पर अक्षर एन के अपोजिट कौन आएगा। भाई ये क्वेश्चन भाई मात्र 1 सेकंड का होता है, 1 सेकंड का। इनके अपोजिट कैसे करते हैं भाई, देखो एक को छोड़ा, एच का अपोजिट हो जाएगा एल, जे का अपोजिट एन और पी का अपोजिट कौन हो जाएगा आर। बस भाई ये इसका लॉजिक है। तो भाई आपको पूछा एन के विपरीत, तो एन के विपरीत कौन आ गया, तो आपको सर जे आ जाएगा। एन के विपरीत कौन आ जाएगा मेरे भाई, एन के विपरीत जे। जब एन के विपरीत यहाँ पर जे आया है, यदि मैं आपसे पूछूं एच के विपरीत क्या होगा, तो आपको सर एच के विपरीत एल हो जाएगा। यदि मैं पी के विपरीत पूछूंगा तो पी के विपरीत आर हो जाएगा। तो भाई जिसका जिसका पूछा जाएगा सबके अपोजिट आपके सामने दिए गए, आप आसानी से बता सकते हैं। और ऐसे सवालों को हम सब जब भी सॉल्व करते हैं तो ऐसे सवालों को एकांतर में लिखते हैं, यानी एक के अंतर में इनके उत्तर होते हैं। जैसे एच है, इसका एक का अंतर जे के बाद एल आ जाएगा। तो यानी कि एकांतर वाले अक्षर होते हैं, इस चीज़ का याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भाई क्वेश्चन नंबर 3 आपके ब्लड रिलेशन चैप्टर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरी शेर। तो भाई बता पूछा है कि ए बी का पिता है, बी सी का भाई है। ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, डी ई की बहन है, ई एफ की माता है, एफ जी की पत्नी है। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। हमें भैया देखो पुरुष वाली कंडीशन बतानी, हमें यहाँ पर संबंध तो पूछा नहीं है कि कौन किसका क्या लगता है। हमसे भाई दोस्तों देखो संबंध नहीं पूछा, हमें केवल बतानी है कि परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। अब जब पुरुष पूछे हैं ना, तो केवल पुरुष ही बताने हैं, ना कि महिलाएं। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बनाओ और डायग्राम बनाने के बाद जितने भी पुरुष होंगे उनको काउंट कर लेंगे। जैसे कि ए जो है ना, ए किसका पिता है भाई, तो ए हो गया बी का पिता। ए किसका पिता है भाई, तो आप कहोगे सर जो ए है ना, ए ये बी का पिता है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, ए का जेंडर प्लस हो जाएगा। बी जो है ना सी का भाई है, यानी कि बी भी पुरुष है, तो बी किसका भाई है, तो आपको सर सी का भाई है। सी जो है ना वो डी का पति है। जब सी डी का पति है तो इसका मतलब सी भी जेंडर प्लस हो जाएगा। किसका पति है, डी का पति है, तो डी क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी। डी जो है ना वो ई की बहन है। ठीक है भाई, डी ई की बहन है। ई एफ की माँ है। ई जो है ना यानी ये भी फीमेल है, तो ई किसकी माँ है, एफ की माँ हो गई। ई कौन है भैया, एफ की माँ है। और एफ जो है ना वो जी की पत्नी है, यानी कि जी की यदि एफ पत्नी है तो एफ का जेंडर क्या हो जाएगा, माइनस, और जी का कितना हो जाएगा, प्लस, क्योंकि जी इसका पति है। तो बस देखो डायग्राम आपके सामने बन गया। तो जितने भी ये प्लस वाले होंगे वो सभी पुरुष होंगे, जो माइनस है वो आपके महिलाएं होंगी। तो पुरुष वाला कौन हो गया, एक, एक तो ये हो गया बी 2, सी हो जाएगा 3 और एक जी हो जाएगा 4। यानी कि परिवार में कितने पुरुष हैं, तो आपको सर 4, तो इसमें पुरुष हो गए, पुरुष जेंडर हो जाएंगे। महिलाएं कितनी हो जाएंगी, तो 1 2 3, तो आप कहोगे सर 3 महिला वर्ग है। महिलाएं कितनी है मेरे भाई, तो आप कहोगे सर 3 महिलाएं हैं, 4 पुरुष है। हमसे पुरुष पूछा था, तो पुरुष वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि इस परिवार में दोस्तों जो पुरुष हैं वो कितने हैं। आप कहोगे सर इस परिवार में जो पुरुष हैं उनकी संख्या 4 है और महिलाओं की संख्या 3 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। भाई ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एम्बेडेड फिगर, यानी कि जिसको छिपी हुई आकृति कहा जाता है। भाई क्वेश्चन में बोला है कि घुमाने की अनुमति नहीं है। भाई इस आकृति को घूर्णन की, यानी कि इस आकृति को घुमाने की अनुमति आपको नहीं है। तो जो ये आकृति आपको बनी हुई नज़र आ रही है, बिना घुमाए आपको बताना है
कि यह आकृति दिए गए इन ऑप्शनों में से किस किस आकृति में बनी हुई है या किस आकृति में छिपी हुई है। भाई ध्यान से देखो और सारी चीज़ें आपके सामने दी गई हैं और बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो भाई देखो, ये आकृति को यदि मैं बात करता हूँ तो भाई ये आकृति साफ साफ ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे तो ये आकृति आपको इस वाले ऑप्शन में देखने को मिल रही होगी इस प्रकार से। फिर ये नीचे की ओर है और इस प्रकार से यहाँ पर ये लाइन बनी हुई है। तो ये आकृति सेम है और ये आकृति आपको ऑप्शन नंबर डी में साफ साफ नज़र आ रही होगी। तो क्या बोलेंगे मेरे शेर, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था मेरे वो दोस्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर का अब तक का सबसे शानदार क्वेश्चन है भाई। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बोला है कि इसमें लिखित दिए गए समीकरण में से कौन सा समीकरण सही होगा इनके यदि में दो संख्याओं को आपस में बदल दिया जाए, लेकिन दो संख्याओं के साथ साथ आपको दो चिन्हों को भी बदलना है और दो संख्याओं को भी बदलना है। तो सबसे पहले तो आपके इनको ऑप्शन को रखना होगा, इनके ऑप्शन को रखना होगा और ऑप्शन को रखने के बाद आपको इनके चिन्हों को बदलना होगा। तो भाई आप बदलेंगे चिन्हों को तो ऑप्शन रखते जाओ और चेक करते जाओ, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। तो भाई देखो, 4 दूनी 8 यहाँ पे डिवाइड आ सकता है तो इस वाली आकृति में ऐसा देखो जिससे ये डिवाइड वाला आसानी से कट जाए। तो डिवाइड से जैसे 3 दूनी 6 ये कट सकता है, यानी कि 6 और 3 के बीच में डिवाइड होना चाहिए। तो भाई इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि 8 यानी कि पहला दूसरा तीसरा। तो यानी कि यदि मैं भाग को यानी 6 के और 3 के बीच में यदि स्थान जो प्लस है, यदि मैं प्लस के स्थान पर भाग कर दूं तो आंसर आ सकता है। ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर लेकिन बोला कि गुणा और भाग को इंटरचेंज करना। भाई देखो गुणा और भाग को प्लस और गुणा को, तो भाई पहला ऑप्शन मैं चेक करके बताता हूँ कितना होगा। तो 8 है डिवाइड 4, 8 डिवाइड 4 है ना। तो और बोला गुणा, तो गुणा की जगह यहाँ पर क्या आएगा भाई, गुणा और प्लस को इंटरचेंज करना है तो प्लस आ जाएगा, 6 प्लस के स्थान पर गुणा आ जाएगा, माइनस का 9। ठीक है, लेकिन हमें 4 और 6 को भी इंटरचेंज करना है तो 4 के स्थान पर 6, 6 के स्थान पर 4 आ जाएगा। अब बराबर में आ रहा है 1, तो इसको काटेंगे, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 4 तिया हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस का कितना हो जाएगा 12 माइनस 9। भाई कहीं से भी ये एक नहीं आ रहा, 3 चौको 12, 4 4 8 नहीं आएगा भाई, एक तो आने का ही नहीं है, प्लस का एक आना था। तो ये क्वेश्चन से भाई ये देखो एक तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। जब एक सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो भाई नेक्स्ट ऑप्शन। तो भाई इसका मैं ऑप्शन भाई सी देख कर चेक करके बताता हूँ कितना हो जाएगा। भाई 8 और 9 को चेक करके देखो, 8 है, 8 के स्थान पर हमें लेना किसको है, 8 के स्थान पर करता है 9 को, क्योंकि 8 और 9 को भी तो इंटरचेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 9 को, 9 हो गया। भाग और गुणा, तो जहाँ भाग है वहाँ पर गुणा हो जाएगा, 4 है और गुणा के स्थान पर भाग आ जाएगा। फिर कितना है आपका 6 है, प्लस 3 माइनस का कितना आएगा, 9 के स्थान पर 8 आ जाएगा, बराबर में आना कितना है 1। भाई अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2/3 आ जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 त्रिका कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 9। बात समझ में आई या नहीं? आप चाहो तो इसको ऐसे करके लिख लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 9 गुणे 2/3 प्लस का 3 माइनस का 8 बराबर का 1। इसको काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 6 3 9, 9 माइनस 8 बराबर में कितना आ गया 1। तो भाई ये क्वेश्चन एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी को रखने पर ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो क्वेश्चन है बहुत ही आसानी तरीके से बन जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6। भाई देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका बैठक व्यवस्था चैप्टर का आया हुआ क्वेश्चन है। हालांकि इसकी थ्योरी काफ़ी बड़ी है तो इसको जो है हम आपको यहीं पर साइड में इसको बना देते हैं। कह रहा है कि 8 व्यक्ति हैं, रीना, कविता, रमेश, उमेश, रोहित, विकास, मोनिका और प्रिया एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि सभी 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजाओं पर बैठे हैं। सभी व्यक्ति मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अच्छा भैया चलिएगा, यानी कि जितने भी लोग बैठे हैं ना उनके सबका मुख केंद्र की ओर है और कोई भी कोने पर नहीं बैठा है, क्योंकि सब वर्गाकार मेज के चारों ओर
बैठे हुए हैं प्रत्येक भुजाओं पर। तो यहाँ पर भाई एक मैं वर्ग बना लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक छोटा सा वर्ग बना लेता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर भाई लोग कितने हैं, तो टोटल जो लोग हैं ना वो हैं कितने, 8। तो यहाँ पर दो दो स्थान बना लेंगे कि 1 2 3 4। भाई इस आकृति को ना मैं नेक्स्ट पेज में बता दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम बन रहा है, तो इसको भाई मैं नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ। जैसे कि आपकी ये आकृति, ये मेज है, ये आपकी मेज है वर्गाकार। और भाई आपके टोटल जो व्यक्तियों की जो संख्या वो कितनी है, उन टोटल व्यक्तियों की जो संख्या वो है आपकी 8। तो सभी का मुख्य केंद्र की ओर है, तो 2 यहाँ पर बैठेंगे प्रत्येक भुजाओं पर, 2 व्यक्ति आपके यहाँ पर बैठ जाएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से ये आकृति आपके यहाँ पर बनेगी, ठीक है। अब जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया वैसे वैसे लोगों को बैठाल देते हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि रीना मोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है। रीना जो है ना, रीना कहाँ बैठी है, रोहित के ठीक दाईं ओर। यानी कि यहाँ पर यदि रोहित होगा, यदि यदि यहाँ पर रोहित होगा तो रोहित के दायां, तो रोहित का दायां कौन होगा, इस तरफ होगा, तो यहाँ पर कौन बैठी होगी, तो बोला है कि यहाँ पर रीना बैठी होगी, ठीक है भाई। आगे क्या बोला है, आगे कह रहा है कि और वे दोनों एक ही तरफ बैठे हैं। भाई देखो, क्या ये दोनों एक ही तरफ बैठे हैं, भाई देखो रोहित और रीना, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों एक ही तरफ बैठे हुए हैं। आगे, और वे दोनों एक ही तरफ बैठे हैं। मोनिका उस व्यक्ति की ओर देख मुख करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। अच्छा भाई ठीक है। मोनिका रीना के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है। मोनिका जो है ना वो रीना के दाईं ओर से चौथे स्थान पर, तो रीना का दायां इस तरफ होगा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि चौथे स्थान पर कौन बैठी है, तो आप कहोगे सर चौथे स्थान पर मोनिका बैठी है। कौन बैठी है मेरे दोस्त, आप कहोगे सर चौथे स्थान पर मोनिका बैठी है। आगे क्या कह रहा है, आगे बोला है कि रीना के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है विकास और उमेश के बीच में 2 व्यक्ति हैं। भाई देखो, विकास और उमेश जहाँ कहीं पर भी होंगे उनके बीच 2 व्यक्ति होंगे। और बोला है कि जब केवल एक तरफ से गिना जाते हैं, यानी उन्हें एक तरफ से गिनेंगे तो उनके बीच में 2 व्यक्ति बैठे होने चाहिए। और उमेश जो है ना वो रोहित के आसन्न बैठा है। अब देखो उमेश कहाँ बैठेगा, रोहित के आसन्न। आसन्न का मतलब होता है पास में, निकट में। तो उमेश कहाँ बैठा है, रोहित के पास में। अब देखो इधर तो रीना बैठी है, तो इसका मतलब है कि 100% श्योर है कि उमेश रोहित के इस तरफ बैठा होगा बाएं। तो यानी कि ये स्थान किसका होगा भाई, उमेश का। किसका होगा, उमेश का। बोलो बात समझ में आ रही है या नहीं भाई, बता देना भाई कमेंट करके। तो उमेश जो है ना वो रोहित के आसन में बैठेगा भाई। रोहित उमेश यहाँ पर तो आ नहीं सकता रीना के स्थान पर, क्योंकि रोहित और रीना एक ही तरफ है। जब ये एक ही तरफ है तो उमेश का स्थान ये 100% श्योर है कि ये यहीं बैठा होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है कि मोनिका और रमन के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब भाई देखो, मोनिका और रमन जब एक व्यक्ति बैठा है, तो देखो मोनिका और उमेश के बीच में इधर से एक व्यक्ति आ रहा है, तो इसका मतलब ये स्थान जो बनेगा ये 100% श्योर है कि यहाँ पर रमन बैठेगा। तभी तो मोनिका और रमन के बीच में एक व्यक्ति बैठेगा। बोलो यस या नो, आप कहोगे जी सर बिल्कुल बात सही है। आगे क्या बोला है कि रमन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। भाई एक लाइन देखो मैंने पीछे छोड़ी थी, क्या कि वो लाइन ये थी कि मोनिका उस व्यक्ति की ओर मुंह करके बैठी है जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। और बोला था कि विकास और उमेश, जो ये लाइन मैंने आपकी स्किप की थी, विकास और उमेश के बीच में 2 व्यक्ति हैं। अब देखो उमेश ये रहा, और उमेश और विकास के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो एक तो ये खाली स्थान, दूसरी मोनिका। इसका मतलब है कि यहाँ पर 100% है कि यहाँ पर विकास बैठा होगा। तभी तो विकास और उमेश के बीच में 2 व्यक्ति आएंगे, तो मोनिका है और एक व्यक्ति ये है। तो यानी कि भाई देखो सभी लोग बैठ गए, केवल 2 व्यक्तियों के नाम और बताने हैं आपको। कविता के लिए बोला था कि मोनिका उस व्यक्ति की ओर बैठी है जो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो कविता के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। तो कविता का बायां कौन होगा भाई, आप बताओ। कविता के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, तो कविता का बायां, यदि मैं कविता को यहाँ पर बैठा लूँगा तभी तो कविता का बायां बनेगा। यानी कि कहने का मतलब है जब कविता यहाँ पर बैठेगी तो कविता का बायां इधर होगा। यानी कि मोनिका उस व्यक्ति की ओर देख रही है जो कविता के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो कविता के बाएं दूसरे स्थान पर रोहित बैठा है, तो इसका मतलब है कि मोनिका जो है वो रोहित की ओर देख रही है।
अब कौन बचा है भाई, देखो लोग कितने थे 8, रीना बैठ गए, रीना बैठ गई, कविता, रमन, उमेश, रोहित, विकास, मोनिका। तो अब कौन बची है, प्रिया बची है। तो इसका मतलब है कि ये स्थान किसका बचेगा, तो आप कहोगे सर ये स्थान बचेगा प्रिया का। यानी कि भैया अब आपके सामने ये क्वेश्चन बन के ये क्वेश्चन का जो आंसर है, फिगर है, ये दोस्तों बन के तैयार हो चुका है। अब केवल आपको बताना है आंसर। देखो पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, दोस्तों आपसे पूछा है कि रमन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो रमन के बाईं ओर से। तो भैया देखो रमन के हमें बाईं ओर से बताना है, तो रमन का बायां, तो रमन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर, तो रमन का बायां इधर, ये बायां होगा रमन का यानी कि लेफ्ट, और जो ये स्थान होगा तो ये रमन का राइट होगा यानी कि दाहिना हाथ। तो बायां बताना है, तो पहला कौन है, कविता बैठी है, दूसरे स्थान पर कौन बैठी है, रीना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कि आप कहोगे सर रमन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर रीना बैठी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब बनेगा। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कि कौन बैठी है, तो रमन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर रीना बैठी है। तो जो कि आप देख सकते हो इस फिगर में, यहाँ पर देखेंगे तो ये कौन बैठी है, पहले स्थान पर कविता है, दूसरे स्थान पर रीना है बाईं ओर। क्लियर। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 कोडिंग डिकोडिंग का फिर से अब की बार एक बार शानदार क्वेश्चन आता हुआ। कह रहा है कि टू वर्ड को ये लिखा जाता है, वांटेड को ये, तो वारंट को क्या लिखा जाएगा, वारंट को क्या लिखा जाएगा। भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो तरीका है वो क्या है, अक्षरों के कोडों से बनाया गया है। कि जैसे कि टी की रैंक यहाँ पर देखेंगे तो टी की रैंक कितनी है, 9 है, ओ की रैंक 6 है। यानी कि जो भी इनकी रैंक दी गई है बिल्कुल सेम रैंक दी गई है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है टू वर्ड, क्या लिखा है मेरे दोस्त, टू वर्ड। और टू वर्ड को क्या लिखा गया है, टू वर्ड को लिखा गया है 9, 6, 2, 1, 4, 7। ठीक इसी प्रकार से वांटेड को, ठीक इसी प्रकार से वांटेड है, WANTED, वांटेड को क्या लिखा गया है, वांटेड को लिखा गया है 2, 1, 3, 9, 5, 7। हमसे पूछा किसका है, हमसे पूछा है मेरे दोस्त वारंट का, WARRANT। भैया जो जो लेटर के सामने जो भी संख्या दी गई है उनको मिला के यहाँ पर दोस्तों आपको अंक भर देने, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, डब्लू के सामने 2 है तो डब्लू के सामने यहाँ पर 2 लिख दो, एक ही रैंक में 1 है तो WA 1 हो गया, आर पे देखो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। एक ही रैंक को मैंने 1 लिखा था, एन की रैंक को देखो, एन की रैंक पर देखो 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, टी पे देखो 9 लिखा है तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। यानी कि बिल्कुल कॉपी करके इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 21, 44, 139। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई मेरे दोस्त। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि बताएगा कि चींटी का संबंध बाबी से, बतख का संबंध तालाब से, तो घोड़ा का संबंध किससे होगा। तो भाई चींटी किस में रहती है, बांबी में रहती है, बतख कहाँ रहती है भाई, तालाब में, घोड़ा कहाँ रहेगा भैया, आप कहोगे सर घोड़ा जो है ना, घोड़ा ये अस्तबल में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, घोड़ा अस्तबल में रहता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम बिल्कुल सही जवाब है भाई। कुत्ता घर में कौन रहेगा भाई, कुत्ता घर में तो कुत्ता रहेंगे। छत्ते में कौन रहती है भाई, छत्ते में मधुमक्खी रहती है, मधुमक्खी रहती है। मांद, मांद में कौन रहता है, मांद यानी कि गुफा, यानी कि कौन रहता है, शेर रहता है। बात समझ में आ गई। यानी कि ये सभी रहने के स्थान है। यदि चींटी बांबी में रहती है, बतख तालाब में रहती है, तो घोड़ा भाई अस्तबल में रहता है। क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था, और आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भाई 20/20 कर जाओगे, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका अल्फाबेटिकल सीरीज का, कि NRT MQS LPR KUOQ क्वेश्चन मार्क। भाई बतानी है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी सीरीज यहाँ पर आने वाली है। यहाँ पर देखो एन की रैंक कितनी होती है, 14, एम की रैंक होती है 13, एल की रैंक होती है 12, के की रैंक होती है 11। यानी 14 माइनस 1 13, माइनस 1 12, माइनस 1 11, माइनस 1 10। तो भाई अब की बार 10 अंक आएगा, तो 10 पे क्या होता है, आप कहोगे सर जे होता है। तो जे वाला ऑप्शन हो गया। तो यहाँ से देखो सी कट गया, डी कट गया। ठीक है, या तो बी ए होगा या तो बी होगा, एक लेटर और मिला लो, तीसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा। कैसे, आर की रैंक होती है 18, क्यू की रैंक 17, 18 माइनस 1 17, माइनस 1 पी की रैंक 16, माइनस 1 ओ की रैंक 15, माइनस 1 14। तो 14 पर क्या आएगा, एन आएगा। तो एन पे क्या आएगा, 14। भाई जे एन है तो बस ऑप्शन नंबर बी वाला ही ऑप्शन होगा भाई। क्या कहेंगे, JNP। कितना होगा भाई,
JNP होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई दोस्तों। JNP हो जाएगा। सभी में इनकी रैंकों को -1 किया जा रहा है, तो आपको भी -1 करते जाना है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भाई क्वेश्चन नंबर 10 को आपको इस श्रृंखला को पूरा करना है। GHIJK भाई इसको पेयर बना लो, किसमें, 5-5 के पेयर। GHIJK के 5-5 पेयर बना लो। GHIJK, फिर से GHIJK कितने पेयर बन गए भैया, 5। यहाँ पे आ जाएगा K, यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा फिर से H आ जाएगा, फिर यहाँ पे G आ जाएगा। भाई क्या आएगा, तो आप कहोगे सर डबल H आ जाएगा, G आ जाएगा और K आ जाएगा। तो लॉजिक क्या है मेरे शेर, तो आप कहोगे इस क्वेश्चन का लॉजिक है GHIJK यानी कि 5-5 का पेयर बनाना है आपको। बात समझ में आ गई मेरे दोस्त, बहुत आसान था, सबसे ये क्वेश्चन बन गया होगा बहुत ही आसानी तरीके से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि TEA का संबंध JBDFSU से है। देखो जब भी आपको इस प्रकार के लेटर्स दिए जाएं, इनको किस प्रकार से सॉल्व करना। भाई देखो T का अपोजिट G होता है और कहीं पर भी इसमें G नहीं है, तो इसका मतलब है इसमें अपोजिट रूल तो लगेगा नहीं। तो अब कैसे करना है भाई, देखो यहाँ पर क्या लिखा है T, यहाँ पर दिया गया है TE और दिया गया है A, और क्या दिया गया, A दिया गया है, TEA दिया गया है। अब इसको लिखा गया है JBDFSU, इनको क्या लिखा है JBD और FSU। अब ये लिखा कैसे गया है ये आपको देखना। भाई देखो इसका लॉजिक बहुत खतरनाक लॉजिक है। इसका दोस्तों जो लॉजिक है वो जानते हो क्या हो, भाई इनकी सबसे पहले तो रैंकों को लिख लो। भाई आप कहोगे सर T की रैंक 20 होती है, E की रैंक 5 होती है और A की रैंक 1 होती है। हो गया ना भाई। अब इनमें से क्या करना है, इनकी रैंकों को माइनस करना है। माइनस कैसे करना है वो देखिएगा। माइनस करना है भाई, इसमें से एक बार -1 कर दो, एक बार +1 कर दो। इसमें भी आपको एक बार -1 कर दो, इसमें भी एक बार +1 कर दो, और इनकी रैंकों में भी एक बार -1 और एक बार +1, और इनकी रैंकों को लिख लो। 20 में से एक माइनस करेंगे 19 आएगा, 19 पे ऐसा आ जाएगा। 20 में से एक जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 पे आपका U आ जाएगा। ई की रैंक 5 है, 5 में से एक माइनस करेंगे तो आपको D आ जाएगा। 5 में एक जोड़ देंगे 6 पे F आ जाएगा। ए में एक माइनस कर देंगे तो फिर से जेड आ जाएगा, एक जोड़ देंगे 1 1 2 यानी कि बी आ जाएगा। तो हमें क्या है JBDFSU। भाई JBDF, भाई इनको साथ में लिख लिया, क्या आ गया ZB, इनको साथ में लिख दिया DF, इनको साथ में लिख दिया SU। तो ये क्या मिला भैया JBDFSU। तो यही लॉजिक आपको दोस्तों किस में लगाना है, रियो में लगाना है। किस में लगाना है मेरे दोस्त, रियो में लगाना है। तो ये पहले तो देखो ये लॉजिक तो आपको समझ में आ गया है, ये लॉजिक तो समझ में आ गया। अब यही लॉजिक हमें रियो में लगाना है। तो रियो में लॉजिक कैसे लगाएंगे भाई, देखो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। लॉजिक समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ ही गया होगा आपको। हमें अब ये लॉजिक किस में लगाना है, रियो में लगाना है। तो इनकी बस रैंकों को लिख लो, क्या है RIO। ठीक है, इनकी रैंक तो पता ही होगी। R की रैंक होती है 18, I की रैंक 9, O की रैंक होती है 15। भाई -1 कर देंगे, 18 में से एक जाएगा 17, और 17 पर क्या आएगा मेरे दोस्त, तो आप कहोगे सर 18, R की रैंक कितनी होती है 18, और 18 में से एक माइनस कर 17 पर क्या आ जाएगा, आपको सर Q आ जाएगा। 18 एक 19 पे S आ जाएगा। I में से 9 में से एक माइनस करेंगे 8 पे H आ जाएगा, एक जोड़ देंगे तो 10 पे आपका J आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, आपको सर 10 पे आपका J आ जाएगा। 15 में से एक जाएगा 14 पे N, एक जोड़ देंगे 16 पर P आ जाएगा। अब इनको साथ साथ में 2 2 पेयर बना लो, एक एक पेयर बना लेंगे तो आपको सर ये हो जाएगा NP हो जाएगा, HJ हो जाएगा और QS हो जाएगा। भाई देख लो कौन सा ऑप्शन है। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर C वाली आकृति यहाँ पर बनेगी, तो क्या कहेंगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C वाला ऑप्शन है वो एकदम सही बन जाएगा। उम्मीद करते हैं लॉजिक समझ में आ गया कि लॉजिक एग्जाम में आपके किस किस टाइप से बन सकते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। बैठक व्यवस्था का सेकंड क्वेश्चन इसमें फिर पूछ लिया गया है। कह रहा है कि 5 सहकर्मी जोई, एरॉन, बेन, क्लोई और डैनियल एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर बैठे हैं। भाई एक मेज है कोई, एक भाई कोई मेज है और वृत्ताकार मेज है और वो इसके चारों ओर बैठे हुए हैं। ठीक है,
और केंद्र की ओर सभी का मुख है। तो कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो भाई 5 स्थान बना लो भाई इनके, 1 2 3 4 5। भाई 5 लोग हैं और पांचों का मुंह कहाँ है भाई? केंद्र की ओर है। ठीक है, पांचों का मुंह कहाँ है? केंद्र की ओर। अब देखो कह रहा है कि जो जोई है ना, जोई, ये एरोन के ठीक दाईं ओर बैठी है। तो एरोन को यदि मैं यहाँ पर बैठा दूँ, एरोन यहाँ पर कौन है भैया? एरोन है। और एरोन के ठीक दाईं ओर कौन बैठी है? दाईं का मतलब यहाँ पर जोई बैठी है। तो जोई कहाँ पर बैठी होगी? यहाँ पर बैठी होगी। आगे कह रहा है कि क्लोई जो है ना, वो जोई के बगल में बैठी है। तो जोई के बगल में कौन आ जाएगी? तो यहाँ पर आ जाएगी क्लोई। यहाँ पर कौन आ जाएगी भाई? आप कहो सर यहाँ पर आ जाएगी क्लोई बैठी है। और क्लोई जोई के बगल में बैठी है। भाई बिल जब जोई क्लोई के बगल में, तो क्लोई भी जोई के बगल में बैठी है। बिल्कुल सही है। डैनियल एरोन के ठीक बाईं ओर बैठा है। डैनियल एरोन के ठीक बाईं ओर का मतलब यहाँ पर कौन बैठा है? डैनियल। बहुत आसान क्वेश्चन था भाई, ये पूरा पूरा सेटिस्फाइड हो गया है। अब एक बचा है, तो एक किसका स्थान ये बचेगा? आपको सिर्फ ये स्थान बचा है बेन का। किसका बचा है? बेन का, क्योंकि बेन भी व्यक्ति है, वो भी रह गया था। भाई ये देखो आपके सामने डायग्राम बन के तैयार है। जो भी एग्जाम में पूछा जाए उसका आंसर दे दो। पूछा है कि जोई के ठीक दाईं ओर कौन बैठी है? तो ये कौन है? जोई। जोई के दाईं ओर पूछा है, तो जोई का दाईं ओर देखेंगे कौन बैठी? आपको फिर क्लोई बैठी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, क्लोई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या भाई? क्लोई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये दोस्तों चैप्टर क्वेश्चन जो है, ये फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हम किसी आकृति को 4 बार घुमाते हैं, तो वो कितनी बार? 4 बार। जब 4 बार उस आकृति को घुमाते हैं तो दोस्तों 180 डिग्री का कोण बनता है। और 180 डिग्री कोण में हमें वही आकृति प्राप्त होती है जिस आकृति के बारे में हमसे पूछा गया होता है। जब भी इस आकृति को एक बार घुमाया, यहाँ से 2 बार घुमाया, फिर यहाँ से तीसरी बार, जब भी मैं चौथी बार घुमाऊंगा तो ये मुझे वही आकृति नजर आएगी जो आकृति को मैंने पहले देखा था। तो यही पहली वाली आकृति देख लो किस ऑप्शन में। तो ये आकृति आपको ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रही है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी आकृति को 4 बार घुमाएंगे तो वो आकृति हमें उसी शेप में मिल जाएगी जिस आकृति को हमने घुमाना शुरू किया था। तो भाई याद रखना, ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने का। बात समझ में आ गई? चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों आपके सीरीज का क्वेश्चन है। भाई बताओ इसका लॉजिक क्या है? भाई देखो सबसे पहले बहुत बड़ी संख्या लिखी है, फिर छोटी। यानी कि इसमें क्या किया गया है, जब कोई संख्या बड़े से छोटे की ओर चली जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, तो उसमें समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं उसमें भाग जरूर दिया गया होगा, क्योंकि भाग देने से संख्या छोटी हो जाती है, गुणा करने से हमें संख्या बड़ी मिल जाती है। बात समझ रहे हैं ना? तो इसमें भाग देकर देखते हैं। तो जैसे कि 2673 है भाई, 2673 में मुझे कितने का भाग दे देना है जिससे 891 आ जाए? भाई 2673 से 891, तो यहाँ पर लिखेंगे 2673 बटे 891। हमें लाना कितना है? 891। तो 3 से भाग देकर देखते हैं क्या? तो देके देखो भाई, 3 से देंगे तो 3 अट्ठे 24, 2 बचेगा, 3 निम 27, 3 एकम 3। भाई सेटिस्फाइड हो गया भैया। 3 से भाग देने पर 891 मिल गया। भाई क्या होगा? आपको सर डिवाइड 3 इसका लॉजिक होगा। अब 891 में भी देखो 3 का भाग दे सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिरवट 24, 3 निम 27, 2 बचेगा, 3 निम 27, 2 और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। भाई देखो 297 यहाँ से ये मिल गया भाग देने पर। ये भी सेटिस्फाइड है भाई, यानी कि भाग देना पड़ेगा। तो 99 में भी भाग दे दो भैया 3 की, तो कितना आ जाएगा भाई? 33 आ जाएगा। तो 33 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गई? यानी कि इस क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो क्या है, भाग 3 करना है आपको। यानी कि इनके बटे में भाई 3 कर दो, आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त कितना? 33 आ जाएगा। तो 99 बटे 3 कितना होगा? 33 आ जाएगा। क्लियर? चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो भाई क्या कह रहा है। यदि 40A 10B 8C 15 65 और 15A 30B 9C 20 बराबर 70 है, तो 7A 9B 3C 8 का मान क्या होगा? भाई सबसे पहले तो लॉजिक देखो भाई, ए के स्थान पर मुझे कितना, कौन सा यहाँ पर चिन्ह रख दूं जिससे ये 65 बन जाए, जिससे जो है ये 65 बन जाए। तो भाई इनको पहले जोड़ के देखो भाई, 40 10 50, 8 58 और 15। तो ये तो पहले से ही 65 से ज़्यादा और हमें 65 बनाना है। तो अब 65 कैसे बनेगा भाई? 65 कैसे बनेगा भाई?
तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है वो उसको कहते हैं, जानते हो, उसको कहते हैं लॉजिक लगाना। तो लॉजिक कैसे लगाएंगे भाई, देखो, यदि मैं ए के स्थान पर यदि मैं प्लस कर दूं, यदि मैं यहाँ पर ए के स्थान पर जैसे 40 है और ए को भाई प्लस मान लूँ, और 10 है और बी को 40 10 50, बी को मान लूँ -8, सी को मान लूँ +15, तो 40 10 50 हो जाएगा, 50 माइनस का 8 कर देंगे तो 42 + 15। तो भाई ये तो ज़्यादा और 65 तो बन नहीं रहा है, तो यानी कि ये भी लॉजिक काम यहाँ पर नहीं करने का है। जब ये लॉजिक काम नहीं करेगा तो सेकंड लॉजिक, भाई देखो 40 है ना, 40, इसको 40 लिख लिया मैंने, ए को मैंने मान लिया भैया गुणा, तो गुणा कर देंगे 10, ठीक है 10 हो गया। बी को मान लेता हूँ मैं भाग, तो बी का मान लो भाग, और सी के स्थान पर फिर से मान लो इसको प्लस और कर दो 15। भाई इसको बना लो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तो इसको कितना हो जाएगा, तो 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 4 से कट जाएगा 10 बार, और 10 पंचे हो जाएगा 50, 15 65। भाई देखो सेटिस्फाइड हो गया 65, यानी कि यहाँ पर आपको ए को गुणा मानना है, ए को गुणा मान लो, और बी को भाग मान लो, बी को भाग, और सी को प्लस मान लो। ये भाई आपको रखते जाना है इनके सबके मान, तब तो आंसर आ सकता है। ठीक है भाई, उसी प्रकार से आपको बी को चेक करके बताते हैं। ए को क्या किया था गुणा, बी को क्या किया था भाग, बी को क्या किया था मैंने भाग किया था, और सी को क्या करना था प्लस, सी को क्या कर दिया था प्लस। अब भाई इसको भी रख के देख सकते हो भाई, 30 से काटेंगे भाई ये 9 से, तो 9 से काटेंगे इसको, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, और 3 दाम 30, 3 से कटेगा 5 बार, 3 पचे 15, और 10 पना 50, और 50 20 कितना हो जाएगा 70। भाई ये भी देखो सेटिस्फाइड है। हमसे पूछा है भैया किसका मान, 7A 9B और 3C 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। भाई तरीका करने का वही है, 7 के स्थान पर 7 लिख दो, ए को गुणा कर दो 9, बी को स्थान पर भाग 3, सी के स्थान पर प्लस 8 बराबर 3 से काटेंगे, 3 3 9, 7 3 21, और 21 8 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही है, ऑप्शन नंबर सी 29 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 29 ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। हमसे किसका पूछा था भाई, हमसे पूछा था 7A 9B 3C और 8 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे भाई, आप कहोगे सर 29 आ जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। कह रहा है कि कुछ एच आर हैं, भैया जो कुछ एच है ना वो क्या है भाई आर हैं, तो कुछ में एच का आर से संबंध हो गया कुछ का, और कोई भी पी जो है ना, कोई भी पी जो है ना वो एच नहीं है, कोई भी पी जो है ना वो एच नहीं है, लेकिन कुछ एच आर है। भाई कथन में ला लो कथन, तो भाई कुछ पी एच है, क्या कुछ पी जो एच को काट रहे हैं भाई, भाई देखो ये तो मामला बिल्कुल निश्चित भी नहीं है, यानी पी कुछ में और एच में, पी और एच में कहीं पर भी कुछ का संबंध नहीं है, तो पहला निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। क्या कुछ आर पी नहीं है, कह रहा है कि कुछ आर पी नहीं है। भाई देखो बिल्कुल बात सही है, जब कुछ एच पी नहीं हो सकते हैं तो कुछ आर पी नहीं हो सकते हैं, तो ये एक मामला कैसा है, बिल्कुल सही है। तो क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। तो केवल निष्कर्ष बी अनुसरण करता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई ऑप्शन नंबर बी बनेगा कि भैया कुछ आर पी नहीं है। भैया बिल्कुल बात सही है कि कुछ आर पी नहीं, ये एक बात कैसी है, सत्य बात है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भाई आपको यहाँ पर लुप्त संख्या बतानी है, लुप्त संख्या बतानी है 0 1 5 14 30। भाई देखो संख्या बढ़ रही है, जब संख्या बढ़ रही है तो यह किसी ना किसी के स्क्वायर होते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया, आपको दिया गया है 0 1 5 14 और 30, इसके बाद क्या है क्वेश्चन मार्क। भाई देखो ये इसका वर्ग मानो तो ये 1 का वर्ग हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो आपको सर ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ये किस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 4 और 1 5, ठीक है। 3 का स्क्वायर देखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 3 का वर्ग करेंगे 3 का वर्ग 9, और 9 5 14। भाई देखो इसका लॉजिक देखो, मैं आपको बता दूँ सबसे अच्छा लॉजिक है, इसका लॉजिक ध्यान से समझना भाई, ठीक है। इसमें क्या कर रहा किया गया है, इसका लॉजिक ये है, सबसे पहले 1 का वर्ग किया और 1 के वर्ग में इसी जीरो को जोड़ दिया, इसी जीरो को जोड़ दिया तो भाई 1 ही मिलेगा। जीरो में अगर 1 जोड़ोगे ना तो वो 1 ही मिलेगा। अब इस 1 में क्या करना है,
इस 0 से 1 मिल गया। अब देखो आगे वाली संख्या में कर देना आपको 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 में यही 1 जोड़ देना, तो 4 1 क्या हो गया 5। अब भाई इसमें कर दो 3 का वर्ग, 3 का वर्ग होता है 9, अब 9 में इस 5 को ही जोड़ दो तो कितना मिल जाएगा 14। उसी प्रकार से आपको इस बार 4 का स्क्वायर कर देना, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और इसी 16 में इस 14 को जोड़ दो तो 30 मिल जाएगा। और आगे आपको कर देना है 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 में इसी 30 को जोड़ देंगे तो 25 30 हो जाएगा 55। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि लॉजिक क्या, स्क्वायर करके वही ऊपर की संख्या को आपको इसमें आपस में प्लस कर देना है। बात समझ में आ गई? कैसा प्लस करना है भाई, देखो प्लस का स्क्वायर किया, इसमें प्लस का 0, ऊपर वाले इसमें प्लस का 1 कर दो, इसमें प्लस का 5 कर दो, इसमें प्लस का 14 कर दो, इसमें प्लस का 30 कर दो। बस इनके स्क्वायर में यही जोड़ दो संख्या, तो 0 1 5 14 30 नीचे बन गया, यानी कि उसी संख्या को जोड़ने की बात कह रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भाई ये देखो दोबारा क्वेश्चन आ गया आपका एम्बेडेड फिगर का, यानी कि छिपी हुई आकृति, छिपी हुई आकृति से क्वेश्चन आया भाई, फिर से पूछ दिया भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाएगा। देखो ट्रायंगल ऊपर की ओर एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, जो कि इस प्रकार का ट्रायंगल यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इस तरफ से, ये वाला ट्रायंगल आपको इसी में ही नजर आ रहा है, और यहाँ पर एक सर्किल है, इसका कट यहाँ पर बना हुआ है। तो ये आकृति कहाँ पर है, तो आपको ये ऑप्शन नंबर बी वाले ही ऑप्शन में ये आकृति हमें दिखाई दे रही है, और किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भाई, कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। भाई देखो यहाँ पर आपको 3 टाइप के चिन्ह जो हैं दिए गए हैं, ट्रायंगल है, सर्किल है और एक स्टार है। तो भाई देखो किस प्रकार से इनको यहाँ पर खिसकाया गया है। भाई देखो ट्रायंगल को एक स्थान खिसकाया गया है, तो यहाँ पर ये वाली आकृति बन गई, एक स्थान पर खिसकाने से आकृति ये बन गई। तो एक स्थान कैसा घुमाया खिसकाया जा रहा है, तो आपको इसको एक स्थान तो खिसकाया गया है, लेकिन प्रत्येक आकृति में दूसरे स्थान पर जा रही है। यानी कि पहली आकृति यदि नीचे स्थान पर आ रही है, उसके बाद दूसरी आकृति वो उसके स्थान पर आ रही है, और तीसरी वाली आकृति दूसरे के स्थान पर आ रही है। यानी पहली आकृति में एक स्थान पर जा रहा है, और अगली आकृति में पहले मूल स्थान पर वो वापस भी आ रहा है। तो अब क्या करना भाई, देखो ट्रायंगल यहाँ आ गया, अब इसके बाद ट्रायंगल के स्थान पर कौन आ गया, सर्किल आ गया, और सर्किल के स्थान, और फिर यहाँ पर कौन आ जाएगा, फिर इसको थोड़ा सा नीचे खिसकाया, फिर से सर्किल आ गया। यानी कि ये देखो एक एक का पेयर करके घूम के चल रहा है। तो अब देखो सर्किल यहाँ पर है, तो इसका मतलब है जो अगली आकृति बनेगी, उस अगली आकृति में अब की बार जो सर्किल बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, थोड़ा सा खिसकाना, यानी कि बीच में बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। आप कहोगे जी सर बिल्कुल बनेगा। अब देखो स्टार को, देखो स्टार इस कॉर्नर पर था, तो स्टार के स्थान पर भाई सर्किल के स्थान पर स्टार, फिर यहाँ पर स्टार कहाँ से, यहाँ से वो फिर अपने कोने में चला गया, फिर दूसरे स्थान पर फिर कोने में चला जाएगा। यानी कि जो स्टार का स्थान है वो पहली आकृति में एक स्थान पर बजाता है, फिर वो अपनी मूल स्थान पर आ जाता है, यानी कि वो 2 ही स्थान इंटरचेंज कर रहा है। यदि ये बीच में है तो अब की बार कहाँ जाएगा, वो अब की बार सबसे किनारे पर चला जाएगा, अब की बार वो सबसे किनारे पर जाएगा। तो ये सी वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, क्योंकि ये बीच में है, यानी कि किनारे ही जाएगा। ठीक है, किनारे ही जाएगा। अब देखो ट्रायंगल को, ट्रायंगल सबसे पहले यहाँ पर था, दूसरे स्थान पर आया, दूसरे से स्थान पर एक स्थान को स्किप करके वो तीसरे पे आ गया, तीसरे पे आने के बाद उसने यहाँ से 2 स्थान स्किप किए, 1 और 2 यहाँ पर आ गया। अब वो 3 स्थान स्किप करेगा, बीच का, कॉर्नर का और यहाँ का, तो यानी अब की बार यहाँ पर आ जाएगा नीचे की ओर। तो क्या कहेंगे, तो इस क्वेश्चन में आंसर होगा, यहाँ पर आएगा ट्रायंगल। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम सही जवाब है। क्योंकि जो कि आपका ट्रायंगल है ना, वो प्रत्येक आकृति में एक स्थान अधिक छोड़ रहा है, एक स्थान एक्स्ट्रा छोड़ के चल रहा है ट्रायंगल, तो आपको भी इसको एक स्थान छोड़कर ही चलाना है। ठीक है, और जो आपका वृत्त है, जो सर्किल है, वो प्रत्येक आकृति में दूसरे स्थान पर जाता है। हाँ, यानी कि वो दूसरे नंबर की आकृति में चला जाता है। अगला क्वेश्चन, आज का दोस्तों अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, इसको अंग्रेजी शब्दकोश क्रम में आपको लगाना है। मैं आपको प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में अंग्रेजी शब्दकोश क्रम का एक क्वेश्चन जरूर देता हूं, क्योंकि ये एग्जाम में 100% श्योर है कि ये तो आना ही है। हमें किस में लगाना है दोस्तों, अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में लगाएंगे। लेट, लेटर, लेस्ट और लेथार्जी और लेथल, भाई जो भी आपके कॉमन होंगे वो कट जाएंगे। जैसे लेट से लेट कट गया, LET, LE है यहाँ पर, तो LET और LET। यहाँ पे H है तो H से H काट दिया, A है तो A से A काट दिया। ठीक है,
अब यहाँ पर तो इसके पास 1 नंबर वाले के पास तो कुछ नहीं बचा, 0 बचेगा। तो कोई भी चीज़ की जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो वहाँ पर ये देखो कि सबसे स्टार्टिंग में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा लेटर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर टी है, LEST। ठीक है, यहाँ से देखो H है। तो सबसे पहले देखो पहले वाले स्थान पर 0 है तो उसको छोड़ दो, जब 0 आया तो उसको छोड़ दो। ठीक है, अब देखो LE है ना, LE, तो LE से देखो भाई, LE तो सभी में कॉमन था, LE तो सभी में कॉमन था। 1 मिनट के लिए मैं यहाँ से सबको पहले इरेज कर देता हूँ। अब देखो आपको सही दिखेगा, LE तो सभी में कॉमन है, तो LE काट दिया। अब यहाँ पर T है, यहाँ पर T है, यहाँ पर भी T, यहाँ पर S है। तो T तो बाद में ही आता है, सबसे पहले S आता है, तो यानी कि 5 नंबर वाला पहले आ जाएगा, तो S पहले आता है। तो B और D आपके खत्म हो गए ऑप्शन। अब एस है, ठीक है, टी तो एस आ गया, अब के बाद टी आएगा, तो टी के बाद यानी टी यहाँ पर भी है तो कट खत्म हो जाएगा, टी यहाँ पर भी है, तो अब की बार 1 नंबर आएगा क्योंकि इसके पास 0 बचेगा, तो 1 नंबर आ जाएगा। अब देखो 1 नंबर आ गया। अब यहाँ पर LET यहाँ पर भी है, डबल टी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। तो सबसे पहले एच आएगा, टी बाद में आएगा ना, तो LET एच हो गया कॉमन, ए से ए कट गया। अब यहाँ पर एल, यहाँ पर आर, 2 और 4 को देखो, तो सबसे पहले कौन आएगा, तो एल आएगा। इसके बाद ही तो आर आएगा, तो एल किस नंबर पर आएगा, आपको 4 नंबर पर आएगा। इसके बाद आएगा दूसरे नंबर का, तो अब एक ही तो बचा है, तो 1 नंबर, तो 51, सॉरी अब क्या बचा है, 3 नंबर बचा है, तो क्या बोलेंगे, 51 423। 51 423 भैया ऑप्शन नंबर ए में है, बिल्कुल सही जवाब है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 51 423, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर। तो भाई ये थे दोस्तों आज के हमारे टोटल 20 क्वेश्चन। तो टोटल इन 20 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना स्कोर रहा है, तो एक बार आप सभी साथी हमें अपना स्कोर हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने आज कितना स्कोर किया है इस 20 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट में। यदि आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो मेरे दोस्त आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ दीजिएगा। जब भी मुझे समय मिलेगा आपके मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर भेज दूंगा। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आज का क्लास आप लोगों को लगा कैसा है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, आज का प्रैक्टिस सेट कैसा था। तो मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट मैथ की क्लास हमारी शाम को 5 बजे होगी और शाम को 8 बजे NTPC की सामान्य GK की क्लास होगी। तो चलिएगा आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।